ये एक निहायत खौफनाक और तूफानी रात थी। आसमान पर हर सू बिजली चमक रही थी और बादलों की गरज ने दिलों को दहला कर रख दिया था। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था ये आज सब कुछ बहा कर ले जाएगी। जैसे ही आसमान पर बिजली कड़कती तो एक पल भर के लिए तमाम मंजर रोशन हो जाता। ये एक वसी और हवेली नुमा महल था जिसके लान में तवीलुल कामत दरख्त खड़े हुए थे। इस अंधेरे और तूफान में ये दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे कोई जिन्नात अपना नाच नाच रहे हों। इस हवेली की ऊपरी मंजिल में कमरों की एक तवील कतार थी, लेकिन इस वसी और इस महल नुमा हवेली में सिर्फ दो फर्द रहा करते थे, सेठ दिलावर और उसकी बीवी शारका। सेठ दिलावर का ताल्लुक बहुत बड़े जिम्मेदार घरानों से था और तकरीबन पूरी दुनिया में उसके कारोबार फैले हुए थे, जबकि उसकी बीवी शारका उसकी चौथी बीवी थी। वैसे तो सेठ दिलावर की जिंदगी में कई औरतें आईं, लेकिन वो औलाद की दौलत से महरूम रहा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपनी करवट लेता रहा और यक्के बाद दिगरे सेठ दिलावर की तमाम बीवियां मर गईं और उसे चौथी शादी करना पड़ी। शारका निहायत ही खूबसूरत और एक हसीनो जमील औरत थी, जबकि सेठ दिलावर एक दौलतमंद आदमी था। उसने अपनी जिंदगी में जो भी चाहा था अपनी दौलत के बलबूते पर हासिल कर लिया था। वो शादी की एक तकरीब में मौजूद था और उसके इर्द गिर्द बहुत से लोगों ने घेरा डाल रखा था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने अपने दिल में सोच लिया था कि वो अब शारका को अपनी बीवी बनाएगा, लेकिन उसे ये मालूम न था कि ये एक सोची समझी साजिश है। उसकी शारका से ये मुलाकात महज इत्तफाकिया न थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। शारका देखने में तो बहुत ही हसीन थी, लेकिन फितरतन वो एक लालची और हरीस औरत थी। उसकी मासूम सूरत ने उसके तमाम ऐबों पर पर्दे डाल रखे थे। वो सेठ दिलावर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हो चुकी थी, जबकि उसका आशिक अदनान पर्दे से गायब था। शारका और अदनान दोनों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। वो बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो एक अमीराना ज़िंदगी भी गुजारना चाहते थे, मगर इस गुर्बत में वो कहाँ एक शानदार ज़िंदगी जी सकते थे। सो उन दोनों ने मिलकर फैसला किया और सेठ दिलावर को अपने जाल में फंसा लिया। उस रात सेठ दिलावर और शारका की मुलाकात महज इत्तफाकिया ना थी, बल्कि इस सारी प्लानिंग के पीछे अदनान का हाथ था। आखिरकार शारका अपनी मसनूई मोहब्बत से सेठ दिलावर के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी और जल्द ही वो सेठ दिलावर की बीवी बन गई। इस महलनुमा हवेली में शारका का राज चलता था और आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका शारका और अदनान को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। ये एक सियाह और तूफानी रात थी। उस रात सेठ दिलावर शारका के साथ बेखबरी की नींद सो रहा था। उसे क्या मालूम था कि यह रात आज उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। उस रात शारका और अदनान ने मिलकर सेठ दिलावर को ख़त्म कर दिया और उसे उठाकर हवेली की ऊपरी मंजिल पर ले गए। उन्होंने अपनी इस चालाकी और मकारी को छुपाने की खातिर सेठ दिलावर के कपड़ों पर शराब फेंक दी और उसे छत के ऊपर से धक्का दे दिया, ताकि लोगों को यही मालूम हो कि सेठ दिलावर उस रात नशे में था। और हुआ भी ठीक वैसे ही। सेठ दिलावर के कत्ल ने एक हादसाती मौत का रंग ले लिया और चंद ही दिन में लोग इस हादसे को भूल गए। सेठ दिलावर की मौत के बाद शारका उसकी तमाम दौलत की इकलौती वारिस बन चुकी थी। अगले ही दिन उसने हवेली में मौजूद तमाम पुराने नौकरों को निकालकर नए लोगों को भर्ती कर दिया और ठाठ से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। ठीक उसी रात की तरह आज की रात भी बहुत तूफ़ानी और खौफनाक थी, लेकिन इस रात का शारका और अदनान ने कई सालों से इंतज़ार किया था। आज वो एक दूसरे के जीवन साथी बनने में कामयाब हो चुके थे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि ये रात उनके लिए रूह फरसा बनने वाली है। शारका वॉशरूम में शावर ले रही थी, जबकि अदनान अपने दोनों बाजू अपने सर के पीछे टिकाए शारका के आने का इंतज़ार कर रहा था। आज उसका मूड बहुत ही खुशगवार था। फिर अचानक उसकी निगाह खिड़की की जानिब गई। वो बेड से उठा और खिड़की तक आया। वो खिड़की का पर्दा सरकाकर गुनगुनाते हुए बाहर का नज़ारा करने लगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये तूफ़ानी बारिश उसे आज रात की तरह बहुत ही हसीन लग रही थी।
اس کے دل کی ساری مرادیں آج پوری ہونے والی تھی۔ وہ ابھی انہی حسین خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اسے ایسا لگا جیسے صحن میں کسی انسان کا وجود ہو۔ بھلا اس قدر سرد رات میں کون ہو سکتا ہے، جبکہ سارے ملازم بھی اپنے اپنے کمروں میں دبکے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے پہلے ہی تمام نوکروں کو تنبیہ کی تھی کہ آج کی رات وہ حویلی کے اندر کسی کی موجودگی نہیں چاہتا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار گرج کے ساتھ بجلی چمکی، مگر اب اسے صحن میں کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے تجسس ہوا کہ آخر جو کوئی بھی تھا اتنی جلدی کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ خیر جانے دو، یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، یہ کہہ کر وہ کھڑکی سے واپس پلٹا اور بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی ٹیبل پر سے ایک میگزین اٹھا لیا۔ اس میگزین کے مین صفحے پر سیٹھ دلاور کی موت کی خبر آویزاں تھی اور اس کی زندگی پر بھی ایک رپورٹ لکھی ہوئی تھی۔ عدنان نے ایک تنزیہ نظر سیٹھ دلاور کی تصویر پر ڈالی اور دل ہی دل میں اپنی فتح پر خوش ہونے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے ایسا لگا جیسے سیٹھ دلاور کی تصویر اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس تصویر پر اچھے طریقے سے غور کرنے لگا۔ اچانک اسے ایک جھٹکا سا لگا اور اس نے گھبرا کر میگزین دور پھینک دیا۔ سیٹھ دلاور کی آنکھیں واقعی عدنان کو گھور رہی تھیں۔ اس بار وہ تھوڑا گھبرا گیا تھا، لیکن اچانک اسے اپنے کمرے کے دروازے پر ایک دستک کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر اس کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو اسے وہی دستک دوبارہ سنائی دی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا اور کوریڈور میں باہر نکل آیا۔ وہ یہ دیکھ کر ایک بار پھر حیران ہو گیا۔ کوریڈور بالکل خالی پڑا تھا اور وہاں کسی انسان کی موجودگی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ایسا لگا جیسے کوئی جلدی میں سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ یہ آواز سنتے ہی عدنان سیڑھیوں کی جانب بھاگا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ادھر شارکا اب شاور لے کر کمرے میں آ چکی تھی۔ عدنان اس کی جانب پیٹھ کیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی میگزین تھا جس پر سیٹھ دلاور کی موت کی خبر آویزاں تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی عدنان کے قریب آئی۔ مائی ڈیئر عدنان، میری طرف دیکھو، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لیکن عدنان نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ ایک بت کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ شارکا جلدی سے آگے بڑھی اور پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ارے یار میری طرف دیکھو نا، آج میں تمہارے لیے تیار ہو رہی ہوں اور تم پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہو۔ وہ عدنان سے شکوہ کر رہی تھی، لیکن عدنان تھا کہ ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ عدنان کو جھنجھوڑتے ہوئے مخاطب کیا، کیا بات ہے، تم کیوں خاموش ہو؟ لیکن اگلے ہی لمحے شارکا نے ایک زوردار چیخ ماری۔ وہ عدنان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ ادھر عدنان سیڑھیاں اتر رہا تھا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ حویلی میں ان کے علاوہ کوئی اور تو موجود نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے کانوں سے شارکا کی چیخ کی آواز ٹکرائی۔ وہ سب کچھ بھول کر اوپری منزل کی جانب بھاگا اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ شارکا بیڈ کے پاس کھڑی بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ عدنان نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیا ہوا شارکا؟ کیا ہوا؟ اس نے شارکا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن شارکا کہاں اپنے حواس میں تھی، وہ بس بری طرح سے چیخے جا رہی تھی۔ پھر اچانک شارکا نے ایک جھرجری سی لی اور عدنان سے لپٹ گئی۔ عدنان وہ یہی تھا، شارکا نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کون تھا؟ یہاں تو کوئی نہیں، شارکا پلیز خود کو سنبھالو۔ وہ جو یہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے جکڑ لیا، میں نے ابھی خود اسے دیکھا ہے، وہ زندہ ہے، شارکا مسلسل چلا رہی تھی۔ شارکا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، ذرا دیکھو تو۔ نہیں عدنان، دلاور زندہ ہے، وہ مرا نہیں، میں نے ابھی اسے اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ شارکا کی کیفیت اس وقت ایسی تھی جیسے مانو اس پر ایک جنون سا طاری ہو گیا ہے۔ وہ بے حد ڈر چکی تھی اور ادھر عدنان اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ شارکا ادھر کوئی نہیں ہے، تسلی رکھو، یہاں صرف ہم ہیں، صرف ہم۔ دیکھو نا آج کی رات کس قدر حسین ہے، یہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ محض ایک وہم کی خاطر
अपनी इस हसीन रात को बर्बाद ना करो। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। ये सब तुम्हारा वहम था। शारका पहले से कुछ नॉर्मल हो चुकी थी और उसका डर भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। वो दोनों घबराए हुए बेड पर बैठ गए। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर अदनान ने शारका को तसल्ली दी और गुस्से से दरवाजे की जानिब बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो कॉरिडोर फिर से उसे खाली नजर आया, लेकिन अगले ही लम्हे उसे एक साया सीढ़ियों की जानिब उतरता हुआ महसूस हुआ। एक लम्हे को तो वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन हिम्मत करके वो उस साए के पीछे चल दिया। बस बहुत हो गया। अब वो इस दस्तक का मुअम्मा हल करना चाहता था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरा। अब उसे वो वजूद मंजिल की कॉरिडोर से गुजरता दिखाई दिया। ये देखकर अदनान जल्दी से उस जानिब लपका, मगर वो राहदारी की दूसरी जानिब मुड़ चुका था। अदनान भी उसके पीछे हो लिया। जैसे ही वो राहदारी से होते हुए मुड़ा तो उसने सेठ दिलावर के कमरे का दरवाजा बंद होते हुए देखा। वो चौंक कर रुक गया। ये कौन हो सकता है जो इस तरह लुका छुपी खेल रहा है? शायद कोई जानबूझकर हमें खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। खैर, जो कोई भी है, आज उसकी खैर नहीं। अदनान दिल ही दिल में यही सोच रहा था। उसने हिम्मत की और सेठ दिलावर के कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही लम्हे वो ये नज़ारा देखकर दहल गया। सेठ दिलावर के बेड पर कोई ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। उसे देखते ही अदनान चीखा, कौन हो तुम और हमें क्यों परेशान कर रहे हो? इस हवेली में आकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अदनान उसके सर पर खड़ा हुआ बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन अगला मंजर देखकर वो खौफ से मुंजमद हो गया। बेड पर लेटा हुआ शख्स सेठ दिलावर था। उसकी शक्ल निहायत ही भयानक हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे को किसी ने कुचल दिया हो। ये देखकर अदनान ने एक जोरदार चीख मारी और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे सेठ दिलावर ने अपना हाथ बढ़ाया और अदनान की गर्दन से पकड़ लिया। उन बेजान और यख बस्ता हाथों की ठंडक अदनान को पूरे जिस्म में महसूस हो रही थी। वो वहां से भागने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कारगर साबित न हो रही थी। वो बुरी तरह से उस हाथ के शिकंजे में फंस चुका था। फिर अचानक उसे अपनी गर्दन में नाखून घुसते हुए महसूस हुए। वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठा, छोड़ दो मुझे, माफ़ कर दो, मैं भटक गया था, मैं लालच में आ गया था, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी गर्दन पर होने वाली गिरफ्त अब और मजबूत होती जा रही थी। वो तड़पने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ निकलना भी बंद हो गई। वो दिल ही दिल में अपने लालच पर पछता रहा था, लेकिन अब उस पछताने का कोई फायदा ना रहा था। उसके जिस्म में चंद सांसें ही बाकी रह गई थी। उधर शारका अदनान के इंतजार में आंखें फाड़े दरवाजे की जानिब देख रही थी। वो घबराई हुई थी। वो खुद को ये समझा रही थी कि जो कुछ भी गुजरा ये उसका वहम था। सेठ दिलावर मर चुका है और वो अब उसकी बेतहाशा दौलत की इकलौती वारिस है, और अब तो उसे अपने ख्वाबों का शहजादा भी मिल चुका है। उसने जो चाहा था पा लिया है। वो अपने डर और वहम को कम करने के लिए बार बार अपने दिल को यही दिलासे दे रही थी। फिर अचानक उसे अपने सामने बेड पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जैसे ही मुड़ी तो उसे हैरत का एक जोरदार झटका लगा और वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। सेठ दिलावर अब उसके सामने बैठा हुआ था। उसके हाथ में अदनान का सर था और वो मुसलसल शारका की जानिब घूर रहा था। ये देखकर शारका जोरदार चिल्लाई और बेड से उठकर दरवाजे की जानिब भागने लगी। वो चीखती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी, लेकिन दरवाजा अब लॉक हो चुका था। वो खौफ से पागल हो चुकी थी और बेतहाशा रोए जा रही थी। उसने अपनी तमाम कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा ना खोल पाई थी। फिर अगले ही लम्हे उसे अपनी गर्दन पे किसी के हाथ की पकड़ महसूस हुई। वो खौफ की शिद्दत से चकरा गई और उसकी आंखों के सामने तारीकी छाने लगी। वो दरवाजे को बुरी तरह से पीटने लगी और एक जोरदार चीख मारी, लेकिन भला इस महलनुमा हवेली में उसकी आवाज़ कौन सुनता? उसका हाल भी ठीक अदनान की तरह होने वाला था। उसे अपनी गर्दन में नाखूनों की चुभन महसूस हुई जो मुसलसल अंदर की तरफ धंसते जा रहे थे। उसने दर्द से चीखना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे उसका सर जमीन पर आ गिरा। सेठ दिलावर की रूह ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया था, और इस तरह दो लालची कातिल अपने अंजाम को पहुंचे।
اگلی صبح ملازمین نے شارکا کو اپنے کمرے اور عدنان کو سیٹھ دلاور کے کمرے میں مردہ پایا۔ ان کے سر تن سے جدا ہو چکے تھے۔ تمام ملازموں میں بری طرح خوف پھیل چکا تھا۔ وہ تمام لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے اور اس دن کے بعد اس حویلی پر بس سیٹھ دلاور کی روح کا قبضہ رہا۔ لالچ نے شارکا اور عدنان کو موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔